नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी जेई और एएलपी का जो पेपर होने वाला है, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर शिफ्ट के लगातार हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ये पहला ही शिफ्ट का पेपर का है जो 2024 में हुआ था। उसका पूरा आया हुआ 16 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को मैं कराने वाला हूं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देते हैं और कमेंट करते हैं तो मैं इससे 5 से 6 दिन में पूरे जितना भी शिफ्ट का पेपर हुआ है सभी क्वेश्चन को मैं एक 15 से 20 मिनट की डेली वीडियो में कवर कर दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, देखिए, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान होते हैं। ये पहला क्वेश्चन आप जाके देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा गया है। गतिज ऊर्जा के कारण, यांत्रिक ऊर्जा के कारण, नाभिकीय ऊर्जा के कारण या रासायनिक ऊर्जा के कारण होता है। देखिए, ये क्वेश्चन तो आपको आसान लग रहा होगा, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन को कट करना आना चाहिए कि ऑप्शन को कैसे मैं कट कर सकता हूँ। देखिए, पदार्थ के कण किसके कारण निरंतर गतिमान रहते हैं। किसके कारण गतिमान, जिसमें गति होगी वही तो गतिमान होगा। तो इसका तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का फार्मूला कितना होता है, तो ये होता है हाफ एम भी स्क्वायर। एम क्या है, द्रव्यमान है, और भी हमारा क्या है, वेग है। यही होता है कि नहीं होता है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, यू बराबर होता है एम जी एच होता है कि नहीं होता है, एम जी एच होता है। और एम जी एच और प्लस अगर हाफ एम भी स्क्वायर कर दें तो ये क्या हो जाता है, इसी को बोला जाता है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा होता है आपका गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का दोनों का योग ही यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। नाभिकीय ऊर्जा किसमें होती है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो होती है, नाभिकीय संलयन होता है। नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब नाभिकीय का विखंडन होना मतलब टूटना, और नाभिक का जुड़ना, ये क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा होता है। रासायनिक ऊर्जा कहाँ पर होती है, जो केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो दो पदार्थ होते हैं उनके जुड़ने पर यौगिक जब बनते हैं, बॉन्ड बनता है, सहसंयोजी बंध बनता है और आयनिक बंध बनता है, तो फिर वहाँ पर क्या होता है, केमिकल रिएक्शन जहाँ पर होती है वहाँ रासायनिक ऊर्जा होती है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो एक ही क्वेश्चन में आपका पूरा मैंने डिटेल कवर करा दिया हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, नेक्स्ट दूसरे नंबर का हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखी पेशियों की विशेषता है। इनमें से कौन रेखी पेशियों की विशेषता है। ठीक है, देखिए, रेखी पेशियां होती क्या हैं, अगर आप वो समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर लगा लेंगे। रेखी पेशियां कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं। पहली चीज तो बेलनाकार होती हैं। दूसरी चीज क्या है, बेलनाकार के साथ साथ ये अशाखित होती हैं। अशाखित का मतलब ये बहुत सारी मतलब भागों में बटी नहीं होती हैं। क्या होती हैं, एक जगह पर केंद्रित होती हैं। जो रेखी पेशियां होती हैं यह बेलनाकार होती हैं और ये शाखा में बटी नहीं होती, मतलब ये अशाखित होती हैं। और ये क्या होती है, बहुकेंद्रीय होती हैं। क्या होती है, इनमें बहुत सारे केंद्रक होते हैं, बहुकेंद्रीय होती हैं। तब ऑप्शन आप लगा सकते हैं। देखिए, ये दिया गया है स्पाइंडल शेप्ड। स्पाइंडल शेप्ड, देखिए, अगर आप ना समझते हो, इसका मतलब ये होता है कि बीच में जो मोटा होता है और दोनों तरफ मतलब मुंडी की तरफ जहाँ दोनों तरफ होगा वहाँ पतला होता है, बीच में मोटा होता है, उसको स्पाइंडल बोला जाता है। ठीक है, अशाखित तो है लेकिन एक केंद्रिक है। एक केंद्रिक है तो ये हमारा गलत हो जाएगा, एक केंद्रिक नहीं होता। मैंने अभी आपको बताया कि जो रेखी पेशियाँ होंगी क्या हो जाएंगी, बहुकेशिकी हो जाएंगी। अब देखिए, फिर दिया है अशाखित होना चाहिए और बहुकेंद्रीय होना चाहिए, लेकिन स्पाइंडल शेप्ड का होना चाहिए। स्पाइंडल शेप मैंने बताया ना, स्पाइंडल शेप क्या होता है, देखिए, स्पाइंडल शेप जो बीच में मोटा होता है और उसके आगे और पीछे साइड हिस्सा पतला होता है, एक प्रकार से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों आंसर अगर आपने देख लिया स्पाइंडल स्पाइंडल लगा तो स्पाइंडल वाला हमारा आंसर नहीं होगा। तो फिर कैसा होगा, सिलेंड्रिकल देखिए दिया है, अनबैलेंस आपका दिया, अशाखित दिया गया और बहुकेंद्रीय। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो 100% आपसे बनने वाला है। देखिए, रेखी पेशियां क्या होती हैं, तो जो रेखी पेशियां होती हैं कैसी होती हैं, बेलनाकार होती हैं। ठीक है, क्या होती है, और रेखी पेशियों को कंकाल पेशी भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इन्हीं को रेखी पेशियों को कंकाल पेशी भी बोला जाता है और उनको ऐच्छिक पेशियां भी बोला जाता है। ऐच्छिक पेशियां क्या होती है, जो इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, कैसी हो, इच्छा के अनुसार। तो ये बेलनाकार होती हैं और ऐच्छिक पेशियां भी होती है, इसको कंकाल पेशी भी बोला जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन आएगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए, हमारा क्वेश्चन दूसरे नंबर का दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश की एक समांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश डॉट डॉट से प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है, वक्रता केंद्र से प्रतीत होता है, मुख्य फोकस से प्रतीत होता है, कि वक्रता केंद्र के अभिसारी से या मुख्य फोकस के अभिसारी से होता है। अब देखिए, यहाँ पर पहली चीज तो देखिए, ऑप्शन को आपको वैसे कट करना है। यहाँ पर दिया गया है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। क्या करता है, प्रकाश को फैलाता है। तो
अपसारी हमारा होगा। अपसारी मतलब होता है अप मतलब बाहर की ओर फैला देना। तो अभी अभी जो सारी लिखे हैं देखिए अपसारी है और अभिसारी जो है दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। क्या हो जाएगा? अभिसारी वाले हमारे आंसर कटने वाले हैं। क्यों होगा अभिसारी वाले आंसर कटेंगे? क्योंकि ये दोनों गलत दिए हैं। तो ये देखिए अभिसारी वाले कट गए। अब देखिए कहाँ से जाएगा, अब आप देखिए तो ये वक्रता केंद्र से जाएगा कि मुख्य फोकस से जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये मुख्य फोकस से अब क्या हो जाएगा? मुख्य फोकस से अपसारित होगा। ठीक है, ये मुख्य फोकस से। तो सेकंड नंबर हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन पकड़ना सीखिए। आप पढ़े पूरा है लेकिन क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है ये अगर बनता है तो 100% में जाएगा। देखिए पहली चीज यहाँ देखिए उत्तल दर्पण दिया है। उत्तल दर्पण क्या करता है? प्रकाश को फैलाता है, मतलब अपसारित करेगा। अपसारित तो ऑप्शन अभिसारी वाले दोनों कट गए। ठीक है, फिर अगर वह समांतर प्रकाश परावर्तन के मामले में जब प्रकाश किरण एक समांतर रेखा में जाती है तो कहाँ से आएगी? मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक है, तो आपका वक्रता केंद्र कट जाएगा, मुख्य फोकस हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि एक मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं तथा मेरु रज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? देखिए क्या है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं और मेरु रज्जु तंत्रिकाएं क्या बोलती हैं? परधीनी तंत्रिका बोली जाती है, अंतःस्रावी तंत्रिका बोली जाती है, कि स्वायन तंत्रिका, की केंद्रीय तंत्रिका बोली जाती है। देखिए मस्तिष्क से निकलने वाली जो हमारी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं और मेरु रज्जु तंत्रिकाएं होती हैं, इनको क्या बोला जाता है? तो इनको परिधीय तंत्रिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिधीय तंत्रिका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो केंद्रीय तंत्रिका भी बोला जाता है, और केंद्रीय तंत्रिका देखिए क्या होता है? केंद्रीय तंत्रिका मस्तिष्क और मेरु रज्जु शामिल होते हैं। कौन कौन सा होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु। ठीक है, क्या क्या होता है? तो इसमें देखिए अगर केंद्रीय जो तंत्रिका होगी उसमें मस्तिष्क या मेरुरज्जु शामिल बॉडी को नियंत्रण करता है। कौन करता है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु को। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप करेक्ट कर लीजिएगा कौन सा होगा, तो ये वाला होगा हमारा। देखिए क्या दिया है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाओं का निर्माण कौन करता है? तो आपका केंद्रीय तंत्रिका करती है। कौन सा करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम करता है। ठीक है, और जो परधनी और तंत्रिका होती है इसमें से सभी तंत्रिकाएं शामिल होती हैं जो सीएनएसए से कहाँ हो जाती हैं? सभी बॉडी के अलग अलग भागों तक पहुंचती हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा? 4 होगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कौन सा हो जाएगा? 4 हो जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका में ही कौन शामिल होता है? तो केंद्रीय तंत्रिका में ही आपका कौन सा? मस्तिष्क और मेरुरज्जु शामिल होता है, बॉडी को नियंत्रण करता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति या विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति और विन्यास के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न होती क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं होगा क्योंकि नाभिक द्वारा होती है, तो नहीं हो सकता। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा हो सकता है। गतिशील है वस्तु, गतिशील तो नहीं है, तो गतिशील भी नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और वैद्युत ऊर्जा, चुंबकीय ऊर्जा होगा? नहीं होगा, क्योंकि किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तभी तो विद्युत ऊर्जा निकलेगी। तो राइट आंसर हमारा एक ही बना, स्थितिज ऊर्जा। कौन सा हो जाएगा? तो हमारा स्थितिज ऊर्जा होने वाला है। कौन सा राइट आंसर होगा? स्थितिज ऊर्जा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दूसरा हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि क्या होता है कि किसी वस्तु के इसकी स्थिति के कारण क्या ऊर्जा होती है? स्थिति ऊर्जा होती है। और जब विन्यास होता है मतलब हाइट बढ़ने पर हाइट घटने पर भाई उसका मान क्या होता है? क्योंकि स्थिति ऊर्जा का मान कितना होता है? mgh होता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6ठे नंबर का। देखिए क्या है कि एटीपी का उत्पादन किसके कोशिकांग में होता है? जो एटीपी होता है ऊर्जा का उत्पादन कहाँ पर होता है? अंतःपद्मवी जालिका में होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है? नहीं होता, ये गलत दिया गया है। दूसरा हरित लवक में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है? नहीं होता, ये भी गलत, क्योंकि हरित लवक जो है ये क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है, खाना बनाने का काम करता है। सूत्र कणिका में पाया जाता है कि माइट्रोकांडिया? देखिए सूत्र कणिका हो सकता है आपको हिंदी में ना समझ में आए, लेकिन माइट्रोकांडिया में ही तो एटीपी का उत्पादन होता है। कहाँ पर होता है? माइट्रोकांडिया में। तो ऑप्शन नंबर सी जो है थर्ड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लाइसोसोम भी नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा? हमारा तीसरे नंबर का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन को आपको कट करना आना चाहिए। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि तारों का टिमटिमाना किसकी परिघटना से संबंधित है? जो तारों का टिमटिमाना होता है किसकी परिघटना? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, व्यतिकरण के कारण, या विक्षेपण के कारण? तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा राइट आंसर होगा। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही क्या होता है? कुछ चीज़ें ऊपर नीचे उठी हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो जो तारों का टिमटिमाना होता है तो क्या होता है? माध्यम में क्या पड़ जाता है? इनमें माध्यम का चेंजेस आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ठीक है, धूल कण रहते हैं तो तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। जबकि प्रकाश का परावर्तन भी आपको पता है, व्यतिकरण और विक्षेपण किस में होता है? तो विक्षेपण जब प्रकाश बहुत सारे रंगों में, या इंद्रधनुष का बनना भी विक्षेपण है। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं।
अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। क्या है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। कौन नहीं करता है, चलिए देखते हैं। माइक्रोफोन नहीं करता उपयोग, कौन नहीं करता, कि विद्युत जनित्र नहीं करता, कि चुंबकीय द्विसूचक नहीं करता, कि विद्युत मोटर नहीं करता। देखिए इसमें क्या दिया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता। अब देखिए अगर आप चाहेंगे तो देखिए यहाँ विद्युत धारा, जब किसी भी परिपथ में विद्युत धारा अपनाई जाएगी मतलब चलेगी तो वहाँ चुंबकीय प्रभाव तो आएगा ही। तो देखिए माइक्रोफोन भी किससे रिलेटेड होता है, तो आपसे बनना चाहिए माइक्रोफोन में भी विद्युत धारा से रिलेटेड है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, विद्युत जनित जो इंजन होता है क्या करता है, तो ये क्या करता है, जो हमारी यांत्रिक ऊर्जा होती है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। विद्युत मोटर भी यही करता है विद्युत ऊर्जा से, ये भी नहीं होगा। एक ही चुंबकीय द्विसूचक जो होता है हमारा राइट आंसर होगा तीसरा नंबर। देखिए कैसे होगा, जो चुंबकीय द्विसूचक होता है, चुंबकीय द्विसूचक ये क्या करता है, प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनको क्या करता है, जो प्राकृतिक चीज़ प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है, ना कि ये विद्युत धारा के प्रवाह चुंबकीय प्रभाव को करता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तीसरा नंबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक सूचक का काम करता है, मतलब प्राकृतिक जो चुंबकीय होते हैं उनका उपकरण का मतलब उनको क्या करता है, प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, स्त्री आप लोग जानते हैं किसको बोला जाता है, जिनको प्रेस करते हैं, आयरन। इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स ओवन, इलेक्ट्रिक केतली और इलेक्ट्रिक हीटर जैसे विद्युत उपकरण विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होते हैं। ऊष्मीय प्रभाव पर होते हैं, क्रियात्मक प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर या चुंबकीय प्रभाव पर, कौन से प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो अगर आप लोग अगर स्त्री तो देखे होंगे कपड़े वपड़े प्रेस करते हैं तो आपको पता चल रहा होगा, क्योंकि विद्युत देते हैं तो क्या होता है उसमें से ऊष्मा निकलती है, तो आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट नंबर। कौन सा हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव। देखिए कभी भी जब कोई उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है, जैसे नाइक्रोन, क्या होता है जो हम इस्त्री यूज करते हैं उसमें नाइक्रोन होता है, जब उच्च प्रतिरोध वाला तार होता है तो उसमें अगर धारा प्रवाहित होती है, जो हमारी विद्युत धारा है किस में बदल जाती है, ऊष्मीय धारा में बदल जाती है। तो किसका प्रभाव होगा, ऊष्मीय प्रभाव होने वाला। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा कि नहीं होगा। हमेशा याद रखिए, जब उच्च प्रतिरोध वाले में धारा प्रवाहित किया जाएगी तो विद्युत ऊर्जा जो है हमारी ऊष्मीय ऊर्जा में प्रवाहित हो जाएगी, ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 10 केजी द्रव्यमान को त्वरित करने के लिए आवश्यक बल क्या होता है। देखिए न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार कौन सा होता है, तो एफ बराबर होता है एम ए होता है कि नहीं होता है। आपका एम भी दिया है, एम कितना है 10 केजी है, तो यहाँ पर 10 करिए। ए हमारा कितना दिया है, तो ये हमारा दिया है 2.5, तो 2.5 करिए और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा कितना आएगा, यह बल है तो 25 न्यूटन आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा, 25 न्यूटन। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यौगिक की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन के एक ही प्रकार का प्रकार्यात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है, कौन करता है। ठीक है, समजाति श्रेणी करते हैं, समावयवी करते हैं, कि विषम जाति कि श्रृंखलन करते हैं, कौन करता है। ठीक है, तो आपका ये राइट आंसर कौन सा होगा, समजाति श्रेणी। कौन सा करते हैं, समजाति श्रेणी। समजाति श्रेणी क्या होते हैं, जिनमें क्या होता है समान होमोलोजस सीरीज होती है, जिसमें क्या करते हैं, ये सीधा सा क्या करते हैं, हाइड्रोजन के एक ही प्रकार के प्रयागात्मक समूह को प्रतिस्थापित करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर होगा, कौन सा हो जाएगा, सजातीय श्रेणी होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया है कि जेली स्थिति में निम्न में से कौन सी परिक्षिप्त प्रावस्था है। इनमें से जेली स्थिति में कौन सी अवस्था होती है, गैस अवस्था होती है, द्रव अवस्था होती है, ठोस अवस्था होती है, द्रव ठोस दोनों होती है। तो देखिए जेली स्थिति में क्या होता है, आपका लिक्विड फॉर्म में होता है। कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आप आंसर बताइए कौन सा होगा, ये द्रव अवस्था। कौन सी होगी, द्रव प्रवस्था होती है। ठीक है, कौन सी होगी, लिक्विड वाली होती है और द्रव अवस्था में होता है। जैसे देखिए द्रव अवस्था कौन सा होता है, इसमें परिक्षिप्त होता है, द्रव अवस्था या उसी को परिक्षिप्त अवस्था भी बोला जाता है। परिक्षिप्त अवस्था या द्रव अवस्था, जैसे यहाँ पर लिखा है परिक्षिप्त अवस्था, तो परिक्षिप्त अवस्था का मतलब भी होता है लिक्विड। क्या होता है, लिक्विड होता है, और जो आपका ये द्रव अवस्था होगा वो भी लिक्विड होने वाला है। ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपका ये दिया गया है कौन सा है, तो ये जैसे आपका जैसे ठोस अवस्था तो ठोस ही होगा, द्रव अब इसमें दोनों आ गया तो दोनों गलत दिया गया है। ठीक है, और डिस्पर्जन जो मोडियम होता मोडम होता है, मीडियम होगा या फेस होगा, तो आपका ये सॉलिड होगा। क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सेकंड वाला हमारा राइट आंसर होगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे क्यों चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि
यदि पृथ्वी और x दूरी पर एक सेब के बीच का आकर्षण बल F है तो उसी सेब को 2x दूरी पर रखने पर कितना बल लगेगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए F बराबर कितना होता है, F बराबर G(m1) इंटू m2 अपॉन क्या होता है, अगर r दूरी पर है तो r स्क्वायर होता है। यही होता है कि नहीं होता है। अब देखिए पहले इसकी दूरी x थी तो यहाँ पर r की जगह पर मैं x करूँगा तो x स्क्वायर होगा, लेकिन अब यहाँ पर 2x कर देगा तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो f अपान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, देखिए ऊपर का सब सेम है, बस हमको क्या करना है, r की जगह पर यहाँ पर 2k रखना है। 2 का स्क्वायर आप करोगे कितना आ जाएगा, 1/4 आएगा। आएगा कि नहीं आ जाएगा, तो f/4 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगर आपसे फार्मूला बनता है ना तो ऐसे क्वेश्चन को फिजिक्स में क्या होता है कि आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है 14 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से कथन परितंत्र से संबंधित हैं। परितंत्र से संबंधित कौन सा कथन दिया गया है। ठीक है, देखिए इसमें जीवधारियों के से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं। सेकंड है सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं। अपघटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित करते हैं। लिखा तो ठीक है, लेकिन परितंत्र से संबंधित कौन नहीं है। परितंत्र से संबंधित देखिए, परितंत्र क्या होता है, जो जीवित चीज़ें होती हैं, क्या होती हैं, जैविक चीज़ें आता है। कौन सी चीज़ों में, जैविक मतलब जीवित चीज़ों में आता है। जो जीवित घटक होते हैं उसमें स्थिति होती है। ठीक है, तो हमारा जो जीवित चीज़ें हैं, देखिए जीवधारियों वाला तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये सभी पौधे भी ये सब जीवित होते हैं, उत्पाद का काम करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो अपघटक होते हैं जटिल कार्बन को क्या करते हैं, सरल कार्बन में परिवर्तित करते हैं या विघटित करते हैं, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि जैविक चीज़ के अंतर्गत नहीं आते। ठीक है, मतलब इसका कहने का ये जटिल कार्बन को सरल कार्बन में परिवर्तित करते। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये फॉलो करेगा और सेकंड भी हमारा फॉलो करने वाला है, लेकिन हमारा ये थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि CuO प्लस NH3 ये जो दिया है Cu और N2 H2O के लिए सही संतुलित अभिक्रिया क्या होने वाली है। ठीक है, इसका संतुलित अभिक्रिया देखना है। तो संतुलित अभिक्रिया का मतलब ये है कि दोनों पक्ष में जो जितने भी अणु दिए गए हैं उनमें अणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। सीधा सीधा सा फंडा होता है संतुलित अभिक्रिया का। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर क्या दिया गया है, Cu दिया गया है, यहाँ पर Cu दिया गया है, तो यहाँ पर भी Cu है, यहाँ पर N2 आ गया, यहाँ पर देखिए एक ही N है, मतलब गलत है कि नहीं है। तो अब आप देख लीजिए जहाँ पर पूरा बराबर हो तो मतलब हमारा राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ 3Cu दिया है तो यहाँ 3Cu हो गया, यहाँ 2N2 दिया है 2N2 भी हो गया। लेकिन अगर आप देखें O यहाँ पर कितना है, 3O है, यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कितना है, O3 है, लेकिन यहाँ पर देखिए 4 पहले से O लग गया, तो इसका मतलब ये 4O है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्या होगा, आंसर नहीं होगा। इस वाले में चेक कर लीजिए 3Cu दिया है तो यहाँ पर Cu तो 3 हो गया। अब O हमारा 3 दिया है तो देखिए यहाँ पर भी O कितना है, 3 दिया है। ठीक है कि 3 की नहीं है, यहाँ पर देखिए O 3 दिया है। ठीक है, अब देखिए 2NH3 तो N2 तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, H हमारा 6 होना चाहिए, तो 3H2O कितना दिया है, 3H2O दिया है, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ लीजिए। देखिए पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ 3Cu दिया है तो यहाँ Cu भी 3 ठो है, ऑक्सीजन 3 है तो देखिए यहाँ पर 3 लगा तो ऑक्सीजन भी 3 हो गया। यहाँ 2N2 है तो N2 भी 2 हो गया। और H कितने होंगे, देखिए H यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई तो H कितना हो जाएगा, H3 और 2 से मल्टीप्लाई तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 3H2 दिया गया है, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संतुलित का मतलब ये होता है कि जो एरो लगा है, एरो के पहले जितने भी टोटल दिए गए हैं इधर का भी टोटल परमाणुओं की संख्या बराबर आनी चाहिए बस। ठीक है, चलिए आगे क्यों चलते हैं। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो निम्न में से क्या प्राप्त होता है। तो जब कभी भी हाइड्रोक्लोरिक जो होता है अम्ल मतलब HCl होता है, ये किससे क्रिया करेगा, जल से क्रिया करता है, तो हमेशा क्या बनता है, अगर ये H2O से क्रिया करता है तो H2O से क्रिया करने के बाद क्या बन जाएगा, तो आपका इनका अपघटन हो जाता है, या आयनित हो जाते हैं। क्या होते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो ये बनेगा आपका H3, क्या बनेगा आपका H3 बनेगा। देखिए यहाँ से H3O प्लस बनता है और क्लोरीन यहाँ पर बन जाता है क्या, माइनस, क्या बन जाता है, क्लोरीन माइनस। तो ये आपका बन जाएगा H3 और क्लोरीन माइनस, ये दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए करा दिए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा प्यार देते हैं तो इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँगा और जल्द से जल्द इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके पेपर में रिपीट होंगे। तो ये क्लास किस प्रकार से लगी एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।